हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरणा और लर्निंग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। आज का टॉपिक है मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा और अधिगम। मोस्टली फोकस जो हमारा रहेगा वो मोटिवेशन पे रहेगा। लर्निंग फिर हम किसी और दिन करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अदर टॉपिक्स में भी हेल्प करती हैं, जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं पेडागॉजी बेस्ड कि आपको कैसा डिसीजन लेना चाहिए क्लासरूम में। एक उदाहरण के लिए दे देता है, फिर पूछता है कि आपका क्या डिसीजन होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड विगोर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर। सो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की दिशा, दृढ़ता और शक्ति को प्रभावित करती है। हमारा कोई भी बिहेवियर है वो विदाउट मोटिवेशन नहीं होता। जैसे आप लोग आज पढ़ रहे होंगे, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसके पीछे एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन जो ड्राइव होती है किसी काम को करने के पीछे, वो क्या होता है, मोटिवेशन होता है। हर एक पर्सन का मोटिवेशन अलग अलग होता है। आपके लिए मोटिवेशन कुछ और होगा, मेरे लिए मोटिवेशन कुछ और होगा। हो सकता है आपकी मम्मी किचन में काम कर रही होंगी, उनके लिए मोटिवेशन कुछ और होगा। सो मोटिवेशन डिफर करते हैं। तो मोटिवेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? आवश्यकता ही बोलते हैं ना, कुछ आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कुछ ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो नीड से स्टार्ट होती है। अगर आपके पास कोई नीड नहीं है, आपकी कोई नीड नहीं है, तो वहाँ से उस काम को करने का मोटिवेशन नहीं आता। सबसे पहले नीड से शुरुआत होती है। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो आपका जो नीड है वो आपको होनी चाहिए उस चीज़ को करने की, तभी आप उसे अचीव कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है तो मोटिवेशन ही नहीं आएगा अंदर से करने का। आप 1-2 दिन तक कर सकते हो दूसरों को दिखाने के लिए, बट जब तक आपकी कोई नीड नहीं है, एक बर्निंग डिज़ायर जो अंदर की ज़रूरत है वो नहीं है, तो आप उस काम को नहीं कर सकते। तो नीड, ज़रूरत, फिर जो ड्राइव से उत्पन्न होती है, फिर मोटिव, प्रेरक, ये दोनों नीड प्लस मोटिव जो होता है वो क्या होता है, मोटिवेशन का काम करते हैं। बेसिकली जो मोटिवेशन वर्ड बना है वो कहाँ से बना है, मोटिव। तो और फिर ये जो TION है, ये नाउन सफिक्स का काम करता है बेसिकली। मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है, नीड, ज़रूरत। तो ज़रूरत अगर जब होती है तो वहाँ से मोटिवेशन आता है। नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, जो मैं कह रही थी कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है। अगर आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपकी नीड ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे इन्वेंशन नहीं हो सकता। जब तक नीड नहीं होगा तो इन्वेंशन नहीं होगा। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, आप अपने चारों तरफ देखें, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, साइंटिस्ट ने बनाया है, वो क्यों बनाया गया, क्योंकि पर्टिकुलर उनको उस कोई नीड थी, उनकी ज़रूरत थी, जिसे उन्होंने पूरा करने के लिए वो इन्वेंशंस किए हैं। राइट। अब अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो इसका क्या सर्कल ये फॉलो करता है। देखिए, पहले आपकी एक ज़रूरत होती है, आपने डिफाइन की आपकी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। वहाँ से फिर एक ड्राइव आती है उस चीज़ को करने की, प्रमोद जिसे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ड्राइव बोलते हैं। फिर अराउजल, आपके अंदर उत्तेजना आती है, आप डिसाइड करते हो कि अब मैं ये काम तो करके ही रहूँगा। अराउजल, उत्तेजना, अंदर से एक इमोशन जो है वो आता है कि मुझे ये करना ही है, हर हाल में करना है। फिर उस जो नीड थी आपको, और उसके बाद जो ड्राइव मिली आपको करने की, फिर जो उत्तेजना अंदर से आई, तब आप वो उसको पूरा करने के लिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अपनाते हो। कि सपोज करो आपका गोल है, आपको CTET में एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, तो आपकी नीड क्या है, आपको एक जॉब चाहिए। तो आपके अंदर आई कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो मुझे टीचर बनना है, तो मैं CTET एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा। फिर अब उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब आपने क्या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपने क्या अपनाया कि अब आप पढ़ाई शुरू करते हो अपनी, कि मुझे पढ़ना है। आप एक टाइम टेबल बनाते हो। टाइम टेबल अगर नहीं भी बना के अपने टेबल पे चिपका रहे हो, तो एटलीस्ट मेंटल आपने एक बनाया हुआ है कि मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट्स है मेरे और मुझे
पढ़ना पड़ेगा, मुझे सुबह उठना है तो मैं जल्दी सुबह रात में जल्दी सोऊंगी ताकि मैं सुबह उठ के पढूं, या फिर आप रात में पढ़ते हो तो आप उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाते हो। तो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। उसके बाद अगर आपने उसे फॉलो किया तो फिर अचीवमेंट आती है, उपलब्धि आती है। अब आप क्या करते हो, आप सीटेट क्लियर कर लिए और उसके बाद जब आपने मान लीजिए टीचिंग का एग्ज़ाम दिया और आप क्वालिफाई बन गए, आप टीचर बन गए। अब आपने अचीवमेंट कर लिया, आपने जो एक गोल था आपका वो गोल पूरा हो चुका है, अचीव कर चुके हो आप, आपको अचीवमेंट्स मिल चुकी है, उपलब्धि। उसके बाद क्या होता है, अब आपका जो अराउजल था, जो मोटिवेशन था कि मुझे जॉब चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, वो तो आपको मिल गई। तो उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ अराउजल। जो उत्तेजना थी आपको कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो तो अब पूरी हो गई, आपने उसे कंप्लीट कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। तो अब क्या हुआ, रिडक्शन हो जाता है अराउजल में, उत्तेजना में रिडक्शन हो जाता है। फिर ये सर्कल चलेगा, फिर कोई दूसरी चीज़ की नीड आएगी, फिर ड्राइव मिलेगा आपको, फिर से अराउजल होगा। अब नीड बदल गई है तो आपका लक्ष्य भी बदल गया है, क्योंकि आपने वो अचीव कर लिया जो आपको पहले चाहिए था। तो ऐसे ही सर्कल चलता है कि नीड आएगी पहले, फिर ड्राइव होगा, फिर अराउजल उत्तेजना आएगी, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आप जो गोल अचीव करना चाहते हो उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिर्फ अंदर नीड से तो नहीं अचीवमेंट मिलेगी ना, ना तो सिर्फ अराउजल से मिलेगी। आप बस उत्तेजना है आपके अंदर बट आपने उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाए, तो आप कैसे अचीव करोगे। उसके लिए आपको बिहेवियर वो अपनाना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा जो चाहिए होता है, तो वो करोगे आप तो अचीवमेंट मिलेगी, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल होगा, देन अनदर कोई नीड होगी, फिर उसके लिए ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ अराउजल। आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है ना। अब अगर हम मोटिव्स की बात करें कि एक इंसान मोटिवेटेड कब होता है, तो मोटिवेशन में दो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मोटिवेशन और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मोटिवेशन। तो मोटिव जिसे हिंदी में प्रेरक बोला जाता है, तो प्राइमरी क्या हो गया, जो आपके साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो हमने देखा कि मोटिवेशन के लिए नीड इज़ प्रायोर, नीड है तभी मोटिवेशन है, अदरवाइज मोटिवेशन करने का आएगा ही नहीं। तो साइकोलॉजिकल नीड या फिर बायोलॉजिकल नीड्स हो गई जो प्राइमरी मोटिव्स का काम करती हैं। जैसे हंगर हो गई, आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, तो नीड है, तो मोटिवेशन तो होगा ना कि आप किचन में जाके बनाओ या फिर बाहर से ऑर्डर करो। वो कैसे आएगा मोटिवेशन, आपको नीड है, आपकी भूख है, आपको हंगर है। फिर सोना, स्लीप क्या है, प्राइमरी नीड है, स्लीप के बिना शायद पॉसिबल नहीं होगी ज़िंदगी, है ना। तो एक ये प्राइमरी मोटिव का काम करता है। थर्स्ट हो गई, प्यास हो गई, पानी चाहिए, रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये सब क्या, ये प्राइमरी नीड्स के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पे फोकस जो है वो फोकस कहाँ है, इंटरनल फोकस है, अंदर फोकस है आपका, खुद के अंदर आप फोकस है, जो आपकी आवश्यकता अनुसार जो नीड्स हैं आपकी, जो इंट्रिंसिक नीड्स हैं उसे पूरा करने में फोकस है। तो ये प्राइमरी मोटिव्स का काम करते हैं। अब आपको भूख है, आपको खाना तो चाहिए ना, उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, पैसे चाहिए होंगे, तो ये क्या है, ये इंट्रिंसिक नीड्स का काम करती हैं। यहाँ पे इंटरनल जो लोकस है वो कहाँ है, सॉरी लोकस जो है कंट्रोल का वो कहाँ है, इंटरनल। नियंत्रण का स्थान क्या है, आंतरिक है। अब हम अगर बात करें सेकेंडरी मोटिव्स की, माध्यमिक प्रेरक की, तो ये क्या होती हैं, ये जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो प्राइमरी होती हैं ना, जो विद इन एक पर्सन के खुद की ज़रूरतें होती हैं। फिर आता है सोशियोजेनिक नीड्स, जो कि समाज में आप रहते हो तो सामाजिक जो जनित द्वारा निर्मित जो नीड्स हैं वो आती हैं किसमें, सेकेंडरी मोटिव्स में। यहाँ पे फोकस कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल होता है, यहाँ पे आंतरिक नहीं होता। देखिए अंदर का डिब्बा खाली है, क्या है, बाहर सारा जो ध्यान है वो क्या है, एक्सटर्नल है। जैसे आपका मोटिवेशन क्या है, पावर, शक्ति के लिए आप कर रहे हो ताकि आप समाज को दिखा सको कि यू आर पावरफुल, ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहरी। अचीवमेंट, उपलब्धि ओरिएंटेड, मनी, अफिलिएशन, संबंधता, फ्रेंडशिप, है ना। तो ये क्यों सब चाहिए, समाज में रहने के लिए चाहिए, समाज को दिखाने के लिए चाहिए कि आपके अंदर पावर है, आप कुछ अचीव कर सकते हो, आपके पास पैसा है। तो ये क्या आते हैं, ये सेकेंडरी मोटिव्स में है, और प्राइमरी मोटिव्स में साइकोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल नीड्स, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक जो मोटिवेशन है वो क्या होता है, कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन, एक इंसान के अंदर से आता है, व्यक्ति के भीतर से आता है। ड्रिवन बाय पर्सनल सेटिस्फैक्शन, क्यूरियोसिटी एंड द जॉय ऑफ डूइंग समथिंग।
अभी मान लीजिए बहुत सारे लोगों का मन नहीं होगा सब्जेक्ट्स में पढ़ने का, जैसे सीडीपी की बात कर लो, मैथ्स की बात कर लो, कोई भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, नहीं होगा बहुत सारे बच्चों का मन। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वो उनका मन होगा, अगर वो सीटेट एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे होते तो उन्हें सीडीपी में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली हमारी कहानी है ना, हम कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ समाज में रहते हैं, कैसे काम होता है, तो ये जो सब्जेक्ट है वो जुड़ा हुआ है हमसे, तो उनको इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में। तो ये क्या है, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो लर्निंग क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आप गोल ओरिएंटेड नहीं है कि आपको किसी को दिखाना नहीं है, बस आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। बहुत सारे लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद होता है, वो बहुत बुक पढ़ते हैं, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है उसमें पढ़ने में। तो क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, लर्निंग हो गई, अधिगम हो गया। जैसे एटीट्यूड, अभिवृत्ति, मतलब कि एटीट्यूड जो हो गया वो क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। आप अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, आप सीख रहे हो कि लोगों से बात कैसे करते हैं, आपको आप अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हो, आप सीख रहे हो, क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप खुद को डेवलप करना चाहते हो, ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अब अचीवमेंट, अब देखो यहाँ पे उपलब्धि क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उपलब्धि आपको बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए नहीं उपलब्धि चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इससे आप बेहतर बन रहे हो, है ना। आप अगर बन जाओगे, ज़रूरी नहीं कि आप टीचर बन के सिर्फ समाज को दिखाना चाहते हो कि आपको टीचर बनना है, आप चाहते हो बच्चों को जेन्युइन पढ़ाना, आपको अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम बिताना, तो ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। फिजियोलॉजिकल, शारीरिक, ये सब क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको फिट रहना है, आपको डांस पसंद है, ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, बाह्य प्रेरणा, तो ये कौन सा मोटिवेशन होता है, जो बाहर की दुनिया से आता है। जैसे आप जब कोई मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लेते हो, या फिर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर की जो स्पीच सुन लेते हो यूट्यूब में, तो आप अंदर से क्या हो जाते हो, बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हो कि अब तो मैं पूरी दुनिया चेंज कर दूंगा, मुझे ये करना ही है। तो ये क्या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये थोड़ी देर के लिए रहेगा, हो सकता है एक दिन के लिए रहे, उस दिन आप पूरा दिन बैठे पढ़ते रहो, बट नेक्स्ट डे क्या होगा कि आपका अंदर से क्या हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा आपका, क्योंकि मोटिवेशन अब खत्म हो चुका है। जो वो ड्राइव मिली थी वो बाहर, वो सिर्फ स्पीच से मिली थी, तो थोड़ी देर के लिए था, एक दिन के लिए था, फिर नेक्स्ट टू नॉर्मल टू डेली लाइफ हो गया, है ना, नेक्स्ट डे। तो ये क्या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ड्रिवन बाय मनी, रिकॉग्निशन, ग्रेड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो ये क्या होगा, इंसेंटिव की प्रोत्साहन, कि जैसे एक बच्चा जो है वो क्लास में अच्छा कर रहा है, तो उसको टीचर जो है क्या दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, तो उसको अच्छा लगा कि अरे मुझे रिकॉग्निशन मिल रही है, तो वो और अच्छा करेगा, फिर उसको फिर से इंसेंटिव मिलेगा। ये क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर जैसे ही मान लो उसने अच्छा किया तो या फिर ख़राब किया, जैसा भी, अगर उसको इनाम नहीं मिला तो वो क्या होगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था बेसिकली अच्छा पढ़ाई करने में या फिर अच्छे बिहेवियर में, उसको बस इंसेंटिव मिल रहा था, इसलिए वो मोटिवेटेड था। ये क्या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। फिर आप डर के कारण कोई चीज़ कर रहे हो, आप पावर के लिए कोई चीज़ कर रहे हो, आप अफिलिएशन मतलब रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हो, ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो अगर हम नेचर की बात करें तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा, लेकिन आंतरिक जो अभिप्रेरणा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो आपको खुद से अंदर से डिराइव आती है, वो लंबे समय तक रहती है और वो आपके जीवन पर्यंत आपको हेल्प करती है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट, अति औचित्य प्रभाव। जैसे अभी हमने बात करी थी कि एक बच्चा जो है उसको इंसेंटिव मिलता है, बच्चे को अगर टीचर जो है प्रोत्साहन देते हैं तो वो बार बार वैसा करता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोत्साहन मिल रहा था। लेकिन अगर हम हद से ज़्यादा बच्चे को जैसे इनाम दे रहे हैं, आप टॉफ़ी दे रहे हो तो बच्चा अच्छा कर रहा है, तो फिर उसका करने में उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बेसिकली वो पढ़ने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, चीज़ों को सीखने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसका इंटरेस्ट किस में है, उसको जो टॉफ़ियाँ मिल रही हैं, जो रिकॉग्निशन मिल रहा है टीचर की तरफ से, वो उसका इंटरेस्ट जो है उसमें है। वो बच्चे के लिए सही नहीं है। अगर ज़्यादा आप जोर दे रहे हो उसमें तो बच्चे के लिए नेगेटिव प्रभाव डालेगा उसके व्यक्तित्व में। Too many external rewards can reduce intrinsic motivation, interest and enjoyment in an activity that was once liked naturally। तो वो इंटरेस्ट अब उसका उसमें नहीं रह जाएगा, जो उसको मज़ा आ रहा था किसी एक्टिविटी को करने में, अब
अब क्या है, अब वो सिर्फ उस टॉफ़ी के लिए कर रहा है, तो ये सही नहीं है। बहुत अधिक बाह्य पुरस्कार किसी वयस्क गतिविधि में आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि और आनंद को कम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं रह जाती है। अगर आप बात करोगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन में तो उसमें ऑटोनॉमी रहती है, लेकिन जैसे ही आप अगर रिवॉर्ड्स दे रहे हो तो वहाँ पे ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाती है, कंट्रोल्ड बिहेवियर वो हो जाता है। क्या हो जाता है? कंट्रोल्ड बिहेवियर, कि अब वो उस क्यों कर रहा है ये सब काम, अब वो सिर्फ और सिर्फ टॉफ़ीज़ के लिए कर रहा है। टॉफ़ी में एज अ एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव्स के लिए कर रहा है, रिवॉर्ड्स के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे उसका क्या हो गया, कंट्रोल्ड बिहेवियर हो गया है ना। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, ऑटोनॉमी थी, वो खुद से डिसीजंस ले रहा था। अगर हम बात करें कि पहले जो पुराना व्यू था वो क्या था कि बाइनरी था, या तो ये या तो ये, एक्सट्रिंसिक को बैड, जो फोकस था वो कहाँ पे था, रिवॉर्ड पे। ये बेसिकली ये बिहेवियरिज्म के भी एग्जांपल्स हैं, है ना, जहाँ पे बिहेवियर आप पे आपका पूरा का पूरा फोकस है। कंट्रोल सेंटर पे होता है, बिहेवियर आउटकम, है ना, कि आप व्यवहार को बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप व्यवहार वादी, इसको क्या बोलेंगे कि आपका व्यवहार ओरिएंटेशन, मतलब बिहेवियर ओरिएंटेड है आपका बिहेवियर। आप चाहते हो कि आप कंट्रोल कर पाओ उसके बिहेवियर को, ताकि आप उसको इंसेंटिव्स दे रहे हो कि उसके बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सको, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू टीच अ चिल्ड्रन। तो फिर राइट वे क्या है कि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो क्या किया जाए, उसको इंटरनलाइज किया जाए, वो बच्चा खुद से इंट्रिंसिक मोटिवेशन खुद से लाए, ताकि उसकी स्वायत्ता जो है, जो ऑटोनॉमी है वो बरकरार रहे। यहाँ पे क्या है, पर्सन सेंटर्ड की बात हो रही है कि व्यक्ति केंद्रित। साइकोलॉजिकल नीड्स, जो मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें हैं बच्चे की, जो इंसान की, वो उसमें फोकस रहता है ना। अगर हम SDT की बात करें, वो क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, आत्मनिर्धारण सिद्धांत। People are intrinsically motivated when 3 basic needs are satisfied. तो people क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। इंट्रिंसिकली मतलब आंतरिक रूप से मोटिवेटेड रहते हैं जब उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या होती हैं, सेटिस्फाइड रहती हैं। तो वो क्या करते हैं फिर, कॉम्पिटेंस, उन्हें उनके अंदर योग्यता, वो खुद को योग्य महसूस करते हैं, फीलिंग कैपेबल। फिर रिलेटेडनेस मतलब जुड़ाव, जो सोसाइटी में वो एक दूसरे से क्या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, फीलिंग कनेक्टेड, संबंध की भावना। फिर ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, चॉइस एंड कंट्रोल, कि व्यक्ति का खुद चॉइस है, उसकी पसंद और नापसंद खुद की चॉइस है और कंट्रोल है उस पर। जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो ये कहाँ से आता है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इसे बोला जाता है। अब अगर हम मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम की बात करें, आपने पढ़ा होगा मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, बीएड में इसमें काफ़ी सारा फोकस था, है ना, सबने पढ़ा हुआ है। तो मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स क्या कहती है कि हर एक इंसान की जो नीड है ना, वो 5 उन्होंने लेबल्स में क्या किया है, डिफाइन कर दिया है। कि जो उन्होंने फर्स्ट स्टेज में जो स्तर में नीड रखी है वो क्या है, शारीरिक आवश्यकता, कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। फिर साइकोलॉजिकल नीड्स जो है कि आपको सरवाइव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, धोती कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ऐसा कुछ है ना। तो आपको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, स्लीप चाहिए, आपको नींद चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। तो फर्स्ट लेवल पे उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स रखी है, शारीरिक आवश्यकता। फिर सेकंड, अगर आपकी जब ये नीड पूरी हो गई, ये एक के बाद एक दूसरा स्तर आता जाता है ना, पहली नीड आपकी पूरी होनी चाहिए ताकि आप दूसरे स्तर में पहुंच सको। अगर आपकी पहली नीड ही, स्तर की नीड, शारीरिक आवश्यकता ही नहीं पूरी हुई है तो आप दूसरे पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका जो सारा ध्यान है, फोकस है, जब आपके पास खाने का ही नहीं है सामान तो आप दूसरे नीड्स की आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपका पूरा फोकस जो है वो किस में होगा, फूड में, सर्वाइवल नीड्स में होगा। फिर दूसरे स्तर पे आता है सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी। जब आपका फर्स्ट स्टेज मतलब आपको खाना कपड़ा मिल गया तो फिर उसके बाद क्या आता है, सेफ्टी नीड्स आती हैं, कि पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, आपका बेसिकली जो नीड पूरा हो गया तो उसके बाद अब क्या आता है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करते हो, जॉब करते हो, है ना। तो ये सेफ्टी नीड्स होती हैं। रिसोर्सेस, हेल्थ, ये सब आते हैं किसमें, सेकेंड स्टेज में।
फिर थर्ड पे आता है सामाजिक आवश्यकता। आपकी फर्स्ट नीड भी पूरी हो गई, सेकंड नीड भी पूरी हो गई, है ना। अब थर्ड नीड पे आती है कि जब आपको पास खाना भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, आपके पास सेफ्टी भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है। उसके बाद क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। तो आपको फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली कनेक्शन, बेसिकली सोसाइटी के साथ आप क्या करते हो, रिलेशन बेटर करते हो, सामाजिक आवश्यकता, ये आती है थर्ड नंबर की। ये सब क्या हायरार्किकल बेस्ड पे है कि मतलब फर्स्ट नीड जब पूरी होगी तब आप जंप करोगे सेकंड नीड पे, जब सेकंड नीड पूरी हो जाएगी तो आप जंप करोगे क्या, थर्ड नीड पे। अब अगर हम फोर्थ स्तर की बात करें तो ये क्या है, आत्मसम्मान की आवश्यकता। कि अब आपके पास खाना, कपड़ा, मकान हो गया, आपके पास सिक्योरिटी हो गई, आपके पास फ्रेंडशिप हो गई, फैमिली हो गई, अब आपकी क्या ज़रूरत है, अब आप चाहते हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी से, आप अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हो। अब आप क्या चाहते हो कि आपको फ्रीडम, रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिल सके। तो ये क्या है, स्टीम नीड्स हैं, रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। कि अब आपकी बाकी तीनों नीड पूरी हो गई थी तो अब क्या चाहिए, अब आपको स्टीम चाहिए, आपको सम्मान चाहिए समाज से। तो आप देखते हो कि बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो गए हैं, जो पैसे वाले लोग हो गए हैं, वो फिर क्या करते हैं कि सोसाइटी के लिए काम करना शुरू करते हैं ताकि उनको रिस्पेक्ट मिल सके। और फिर जो लास्ट की जो नीड है, टॉप आप देख सकते हो, ये क्या है, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। यहाँ पे बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। कि अब आपको रिस्पेक्ट भी मिल गई सोसाइटी में, अब आगे क्या। तो आप चाहते हो कि आपको पता कर सको कि आपकी जो एक लाइफ है या फिर आप जो हो वो का जो हाईएस्ट आउटकम क्या हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। कि आप आखिर में हो कौन। उसमें आपने बहुत सा देखा होगा कि अहम ब्रह्मास्मि करके जो कथन है, श्लोक है, आप बोल सकते हो कि आखिरकार मैं हूँ कौन, हु एम आई। तो डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। कि आप चाहते हो कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुँच सको, कि आप कहाँ तक जा सकते हो। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं, ये मैस्लोस की हायरार्किकल ऑफ नीड्स हैं। बेसिकली एक स्तर से दूसरे स्तर, पहले स्तर पे आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड पे आता है सेफ्टी नीड्स, थर्ड पे आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फोर्थ पे आता है स्टीम नीड्स एंड फिफ्थ पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ऊपर तक पहुंच जाओगे, कि आप आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता आपको पहले स्तर पे ही होगी, नहीं। पहले जब नीड पूरी होती जाती है एक के बाद एक, तो ये स्तर आते जाते हैं अपने आप। जब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तब आपको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होगी, जब वो भी पूरी हो जाएगी तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी समाज की। अगर वो भी पूरी हो गई तो फिर आपको लगेगा कि मैं समाज में अपना आत्मसम्मान बनाऊं, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। जब ये सब कुछ हो गया तो फिर आपका ध्यान जाएगा आत्म साक्षात्कार की ओर। ये क्या है, ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है ना। नेक्स्ट है मैक्लेलैंड की आवश्यकता का सिद्धांत। तो इनकी जो थ्योरी ऑफ नीड है वो क्या है कि अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी भी इसे बोला जाता है। पहले पे क्या आता है, नीड फॉर पावर, शक्ति की आवश्यकता, डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो। फिर है नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की आवश्यकता, डिज़ायर टू एक्सेल, उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा। फिर थर्ड पे आता है नीड टू अफिलिएशन, संबंधता की आवश्यकता, डिज़ायर टू रिलेशनशिप्स, रिश्ते की चाह। तो बेसिकली आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है मैक्लेलैंड की। अगर हम नीड ऑफ थ्योरी ऑफ नीड की बात करें तो उसमें तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अफिलिएशन, शक्ति की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता और संबद्धता की आवश्यकता। अगर हम लर्निंग अप्रोचेस की बात करें तो दृष्टिकोण, अधिगम के दृष्टिकोण की बात करें तो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है मास्टरी ओरिएंटेड, फिर होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और फिर होता है फेलियर अवॉइडेंस। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें मास्टरी ओरिएंटेड, क्या होता है कि महारत अभिविन्यास या फिर निपुणता उन्मुखीकरण। यहाँ पे जो फोकस है वो क्या है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर मास्टर बन जाना चाह रहे हो। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है मास्टरी ओरिएंटेशन, कि आप मास्टर बन जाना चाहते हो, कि आप बेसिकली आपके अंदर महारत होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर टॉपिक जिसे आप सीख रहे हो। तो फोकस ऑन लर्निंग, इम्प्रूविंग स्किल्स एंड बिकमिंग बेटर।
तो महारत अभिविन्यास से बोला जाता है ना। स्टडिंग मैथ्स नॉट जस्ट टू स्कोर मार्क्स बट टू रियली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो क्योंकि आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आप मतलब बेसिकली आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि आप एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना चाहते हो। आप सिर्फ वो टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हो जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं, फिर उसमें से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो। बेसिकली आपको ओवरऑल सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है, तो आप पूरा एकदम मास्टरी ओरिएंटेड, आप उसके एक एक टॉपिक, एक एक छोटे छोटे जो उसके सब टॉपिक्स हैं, तो आपको सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है तो आप उसको पढ़ रहे हो। क्या मास्टरी ओरिएंटेशन है। अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन क्या होगा कि आप सिर्फ वही पढ़ रहे हो रेलेवेंट टॉपिक जिसमें आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं और आप पास हो जाओ। ये क्या है, प्रदर्शन अभिविन्यास। आपका फोकस क्या है, शोइंग एबिलिटी, कि बेसिकली मैं पास हो जाऊँ और मुझे कोई मैटर नहीं करता है ना। गेनिंग रिकॉग्निशन एंड प्रूविंग वन सेल्फ, ये प्रदर्शन अभिविन्यास कहा जाता है। यहाँ पे बच्चा जो है क्या कर रहा है, स्टूडेंट वांट्स टू टॉप द क्लास टू शो ही इज़ द बेस्ट। वो बेसिकली बस इतना दिखाना चाहता है कि वो खुद में बेस्ट है। ये क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है। अब अगर हम फेलियर अवॉइडेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, असफलता से बचाव। आप सिर्फ इतना पढ़ रहे हो कि आप फेल नहीं हो। आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, तो बस आप चाह रहे हो कि आप या तो 90 या फिर 91, मतलब इससे अब आप चले जाओ और आपको कोई मतलब नहीं है। आप बस फेल नहीं होना चाहते, आप नहीं चाहते कि आप सिर्फ 89 पे जाके अटक जाओ अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, है ना। तो ये क्या है, फेलियर अवॉइडेंस है। मोटिवेटेड बाई अ डिज़ायर टू अवॉइड फेलियर एंड प्रोटेक्ट सेल्फ वर्थ फ्रॉम पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम, कि अगर आप फेल हो जाओगे तो आप एक फेलियर कहलाएगा। आप बस चाहते हो कि आप कैसे भी करके 90 या फिर 91 इतना पहुंच जाओ ताकि आप फेल ना हो। तो ये क्या है, फेलियर अवॉइडेंस है, असफलता से बचाव। तो हमने क्या पढ़े, लर्निंग अप्रोचेस में 3 हमने पढ़े, मास्टरी ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन एंड फेलियर अवॉइडेंस, है ना। मास्टरी ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आपका फोकस जो होता है, नाम से ही याद रहेगा, है ना, आपको मास्टर बनने की तरफ फोकस होता है ना, सब्जेक्ट में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में आपका जो फोकस है वो कहाँ है कि आप दूसरों में रिकॉग्निशन ला सको, बेसिकली आपकी तारीफ हो सके, आप टॉप कर सको ताकि आप सबसे अलग दिखो। फेलियर अवॉइडेंस क्या है कि आप इतना पढ़ रहे हो कि आप फेल ना हो, बस आपको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस इतना है कि आप बस पास हो जाओ किसी भी तरीके से, है ना। फिर अब हम बात करते हैं कि मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट में अंतर क्या होता है। अभिप्रेरणा और सुदृढ़ीकरण में अंतर की बात करते हैं। तो अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें तो ये क्या होता है कि रिफर्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव दैट इनिशिएट्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो मोटिवेशन हमने देखा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है ना। तो हो सकता है आपको खुद से ड्राइव अंदर से आ रही हो किसी काम को करने की, या फिर एक्सटर्नल कोई वजह हो सकती है कि आपने आज देखा एक मोटिवेशनल स्पीच सुनी आपने किसी स्पीकर की और आप एकदम से मोटिवेटेड हो गए कि अब तो मैं सब कुछ हासिल करके ही रहूँगा। तो ये क्या है, ड्राइव अंदर आई है, वो अंदर से भी आ सकती है और बाहर से भी आ सकती है ना। तो उससे क्या होगा कि आप एक जो गोल अचीव करना चाहते हो तो उसको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इनिशिएट होगा, है ना, आप वैसा बिहेव करोगे। ये क्या होगा, मोटिवेशन हो गया। वहीं पे अगर हम री-इन्फोर्समेंट की बात करें, सुदृढ़ीकरण की बात करें, वो क्या होता है, अ प्रोसेस इन बिहेवियरल psychology where a stimulus reward strengthens or increases the likelihood of a behavior occurring again। ये क्या है कि आप ऐसे बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हो, उसे स्टिम्युलस दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो ताकि वो बार बार ऐसा हो सके, इंक्रीज हो सके, उसमें अकरेंस की जो पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा हो, उसकी जो पॉसिबिलिटी हो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ये क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है। ये बेसिकली आप कंडीशन कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप रीइंफोर्समेंट की बात करोगे तो यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है, किसी और के द्वारा आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, स्टिम्युलस दिया जा रहा है ताकि आप वो बिहेवियर को बार बार करो। और यहाँ पे मोटिवेशन भले अंदर से हो चाहे बाहर से हो, ड्राइव जो मिले आपको, लेकिन आप इनिशिएट कर रहे हो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कि आप जो अचीव करना चाहते हो वैसा बिहेवियर आप खुद से अपना रहे हो। और यहाँ पे वैसे बिहेवियर को क्या किया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, स्टिम्युलस दिया जा रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, मोटिवेशन में और रीइंफोर्समेंट में। अब अगर हम संज्ञान की बात करें, कॉग्निशन की, तो बेसिकली क्या होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज। जो मेंटल प्रोसेस होती है ना वो किस में आती है, कॉग्निशन में या फिर संज्ञान में। तो हमें पता है कि हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। अगर हम राइट हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग, मान्यता देना,
कॉन्सेप्चुलाइजिंग, संकल्प बनाना, मेमोरी जो हमारी स्मृति हो गई, रीजनिंग हो गई कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब किसका पार्ट है, राइट हेमिस्फीयर की बात, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, परसीविंग, अनुभूति हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, समस्या को सुलझाना, रिनॉनिंग मतलब मान्यता देना कि आप उसको नोटिस कर रहे हो, ये सब किस में काम में आता है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर की जो है प्रोसेस होती है, ठीक है। तो कॉग्निशन मतलब मेंटल जो प्रोसेस है, एक्वायर नॉलेज, तो क्या आती है, संज्ञान होती है, बुद्धि, बौद्धिक क्षमता। तो 2 हेमिस्फीयर में हमारा ब्रेन क्या है, बटा हुआ है। अब अगर हम इमोशन की बात करें तो इमोशन कलर्स आर लाइफ, ये किसने कहा है, रैथस ने कहा है। तो संवेग जो एक इंटेंस फीलिंग होती है, किसी भी थॉट के बाद आप क्या करोगे, महसूस करोगे कि आपने कुछ सोचा, फिर उसके बाद एक अंदर से एक अलग सी फीलिंग होती है कि ऐसा होना ही चाहिए, वो क्या होता है, इमोशन होता है। अकॉर्डिंग टू JB वॉटसन, चिल्ड्रन हैव 3 इमोशंस बाय बर्थ, कि एक चिल्ड्रन के अंदर जो 3 इमोशंस हैं वो बाय बर्थ ही क्या है, मौजूद होते हैं वॉटसन के अनुसार। कौन कौन से, फियर, भय, क्रोध और प्रेम, लव। तो बच्चा डर जाता है किसी जिसको देख किसी भी अगर आवाज़ सुनता है या फिर किसी ऐसे चेहरे को देखता है जिसको रोज़ नहीं देखा है तो वो रोना शुरू कर देता है ना, ये क्या है, भय उसके अंदर पहले से ही है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है। गुस्सा करना कि अगर उसे कुछ नहीं मिला है तो वो गुस्सा दिखाता है ना, तो ये क्या है, क्रोध। लव, हम देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स के लिए, माँ के लिए रोता है। तो ये 3 इमोशंस हैं वो बच्चे के अंदर क्या होते हैं, अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं। अगर हम संवेग के सिद्धांत की बात करें तो जेम्स लैंग के अनुसार क्या है, शारीरिक प्रतिक्रिया संवेगों को उत्तेजित करती है। फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिम्युलस इमोशंस, कि आप कैसे फिजिकली रिस्पॉन्स देते हो, वो क्या होते हैं, ब्रेन में आपके स्टिम्युलस क्रिएट करते हैं इमोशंस को लेकर। कैनन बार्ड की अगर हम बात करें तो इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स, इन्होंने क्या बोला कि इमोशन जो है वो फिजिकल रिस्पॉन्स लाते हैं, संवेग जो है शारीरिक प्रक्रिया लाती है, कि मतलब पहले इमोशन आएगा, उससे इमोशन के बाद आप क्या करोगे, फिजिकल रिस्पॉन्स दोगे। जबकि जेम्स लैंग के अनुसार क्या है, पहले फिजिकल रिस्पॉन्स होगा देन स्टिम्युलस जो होगा इमोशन का, है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस, भावनाओं की व्याख्या। Anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person to the right degree, that is not easy. डेनियल गोलमैन के अनुसार बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को क्या करें, हम उन्हें सही राह पे ले जाएं, क्योंकि बहुत इन्होंने जो बात कही है कि बहुत आसान है गुस्सा हो जाना, कि हम देखते हैं लोग बिना बात के गुस्सा हो जाते हैं ना। अगर आप ट्रैफिक जैम पे रुक गए हो थोड़ी देर तो आप देखोगे कि एक दूसरे के ऊपर हॉर्न बजाते रहते हैं कि आगे बढ़ो, चिल्लाते रहते हैं। तो एक ने किया तो फिर दूसरे ने किया, दूसरे ने किया तो तीसरे ने किया। सबको लगता है कि गुस्सा करना अच्छी बात है, वो एक गुस्सा करना एक एज अ पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं ना, कि मैं गुस्सा कर रही हूँ तो लोग मुझे क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं। तो बहुत आसान है ऐसा करना, लेकिन आप वो गुस्सा जो आपको आ रहा है वो राइट पर्सन और राइट डिग्री, कब कहाँ पे कितना करना चाहिए, ये इजी नहीं है। उसके लिए आपको क्या रेगुलेटेड इमोशंस बिहेवियर चाहिए होता है आपको, कि आपके इतना जो मेच्योर हो आप, कि अपने इमोशंस को क्या कर सकते हो, आप डाइवर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जो ज़रूरत के हिसाब से, है ना। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। अगर हम बात करें इंटर रिलेटेड सिस्टम्स की, परस्पर संबंधित प्रणालियाँ, जैसे हमारा कॉग्निशन जो है, संज्ञान जो है, वो इमोशन से संबंधित है और कहाँ से, मोटिवेशन से भी संबंधित है। अगर हम बात करें तो अगर आपको कुछ सीखने की अंदर से ड्राइव आ रही है, मोटिवेशन आ रहा है, तब तो वो आप सीखोगे ना, और फिर उसमें इमोशन भी क्या है, जुड़ा हुआ होता है। कि अगर आप सेंसिटिव नहीं हो किसी चीज़ को लेकर तो मोटिवेशन आ ही नहीं सकता उसे अचीव करने का। अगर आप सेंसिटिव हो तभी आपके अंदर मोटिवेशन आएगा किसी चीज़ को करने का। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड एंड इफेक्ट ईच अदर, जो कॉग्निशन है और इमोशन है वो क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्टिमल लर्निंग के लिए ज़रूरी क्या है कि कॉग्निशन, इमोशन और मोटिवेशन तीनों का सामंजस्य क्या रहे, बना रहे। रॉबर्ट, अगर हम
जोजानक की बात करें, उन्होंने क्या बोला कि इमोशन और कॉग्निशन जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ईच अदर। यहाँ पे एक सेक्शन में आप याद रख सकते हो अगर पूछता है तो, कि रॉबर्ट जोजानक के अनुसार आप क्या बोलोगे, इमोशन और कॉग्निशन क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो दूसरों को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो क्लासरूम बेस्ड आ जाते हैं कि अगर आप टीचर हो तो आप क्या करोगे। जैसे एक बच्चा है, वो उसका अभी जो बिहेवियर है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड नहीं, अभी वो क्या कर रहा है, इंसेंटिव्स के लिए कर रहा है। उसको जो मोटिवेशन है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो चाहता है कि उसको स्टार्स मिले, बजेस मिले, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, आप हस्तक्षेप करोगे एज अ टीचर, क्या करोगे, उसको समझाओगे कि टीचर इंट्रोड्यूस करता है गोल सेटिंग, ग्रुप चैलेंजेस एंड सेल्फ इवेल्युएशन सील्स, बूस्टिंग ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस, कि वो बच्चे को बताती है कितना इंपॉर्टेंट है जो कि उसका अचीव कॉम्पिटेंट बनना किसी भी सब्जेक्ट में, उसका इंटरेस्ट, उसकी ऑटोनॉमी को खुद से डिसीजन ले सके, सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए, बजेस के लिए, स्टार्स के लिए ना ऐसा करे, है ना। तो फिर आउटकम उसका क्या आएगा कि बच्चा समझेगा, स्टूडेंट्स बिगन शोइंग इंटरेस्ट विदाउट रिवॉर्ड्स, कि अगर उसे रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा है तब भी वो क्या करे, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, और कि वो हार्डर टास्क के लिए रिक्वेस्ट करता है कि मुझे और ज़्यादा टास्क चाहिए। मोटिवेशन शिफ्ट कहाँ से, पर्सनल सेटिस्फेक्शन में अब शिफ्ट हो चुका है। जो उसको बजेस चाहिए थे, क्या चाहिए थे, स्टार्स चाहिए थे, अब वो खुद से इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसको आ चुका है। तो ये एक क्या हो सकता है, एक क्लासरूम में अगर बेस पे आता है कि आप क्या करना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा स्टार के लिए या फिर बैच के लिए मोटिवेटेड है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ अचीव करना चाहता है, तो आपका ध्यान उसको किस में ले जाना है, इंट्रिंसिक मोटिवेटेड उसको करना है, ताकि उसको खुद से मज़ा आने लगे। ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आप कोई भी, अब ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं बचे हैं, मैं 10 दिन लेकर चलती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन तो ऐसे ही चला जाता है ना, बहुत सारी एंजाइटी भी होती है, कुछ घर में काम आ जाता है। तो मैं मान के चलती हूँ कि हमारे पास प्रोडक्टिव 10 डेज़ हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, किसमें आप क्लासेस चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और ताकि मैं वैसी क्लासेस ला सकूं। और मुझे लग रहा है कि मैं टॉप 100 क्वेश्चंस की जो एक सीरीज़ चलाऊँ, जो हर एक सब्जेक्ट्स की हो, जैसे CDP की हो, मैथ्स की हो, EVS की हो, है ना। तो वैसी क्लासेस आप चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं वैसी क्लासेस ला सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए।